हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम हमारी प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसका टॉपिक क्या था 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। पहली वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं, द मोस्ट रिपीटेड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड मैंने आपको ये भी बताया कि उनमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, ज़्यादा बार रिपीट कौन से एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन हुआ है। सो जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज 26, writ of mandamus is a fundamental right classifiable under dash। कि जो writ of mandamus है ये हमारे कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट होता क्या है। मौलिक अधिकार कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, सबके पास फंडामेंटल राइट है। जैसे क्या क्या आ गए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसका मतलब क्या है कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, कि सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, सबके पास फ्रीडम है, किसी को भी एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, सबके पास चाहे वो मिनॉरिटी ही क्यों ना हो उनके पास भी कल्चरल एंड रिलीजियस राइट है, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो भी। एंड जो हमारा 6th फंडामेंटल राइट है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी रिट्स पास होती है, को निकालता कौन है, गवर्नमेंट। जब मतलब कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वोलेट कर रहा हो तब रिट्स पास होती है, जिसमें से एक रिट इधर मेंशन है, रिट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब क्या है कि कमांड, कि गवर्नमेंट कमांड देगी कि अगर कोई भी जो पब्लिक ऑफिसर है या अथॉरिटी है अपना काम ढंग से नहीं कर रही है तो ये रिट इसीलिए निकाली जाती है। ठीक है, तो यही है कि जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये हमारे कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर मेंशन है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। तो ये बोल रहे हैं कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है, कौन से आर्टिकल में है कि जो रोकता है, प्रोहिब मतलब रोकना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स मतलब 2 चीज़ों को रोकता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। तो इसका मतलब क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स के जो मतलब ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका बाइंग एंड सेलिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मतलब बेचना खरीदना, और जो फोर्स लेबर है कि किसी को भी हम उसके जैसे कोई भी लेबर है उसको हम उसके वेजेस भी ना दें, फोर्सफुली काम कराएं। तो ये चीज़ें कौन से आर्टिकल में दोनों चीज़ें बंद कर दी गई हैं, बैन कर दी गई हैं, तो ये आर्टिकल 21 में है। एंड ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो CHSL एंड MTS में बहुत बार रिपीट हो रखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द आइडिया ऑफ चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं ये भी बताती हूँ कि आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी कि जिसमें हमने जितने भी बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनसे हमने क्या क्या अडॉप्ट कर रखा है। तो इससे भी एक क्वेश्चन है कि जो आइडिया है द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की, जो मतलब फंडामेंटल राइट्स है ना, ये भी हमने बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर रखे हैं। तो कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया है, तो इसका आंसर है USA कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है CPO, GD एंड CGL में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। Question 29, which articles of the Constitution of India deals with citizenship। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मतलब कौन से आर्टिकल हैं जो डील करते हैं सिटीजनशिप से। तो कौन से आर्टिकल इसके अंडर 5 से लेके 11 तक। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं ना रिलेटेड, जो SSC कंडक्ट कराते हैं उसमें आप 100% ले लीजिए। पॉलिटी से आपको आर्टिकल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजनशिप। कि आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये बोल रहे हैं कि इसमें से इन चारों में से कौन सी एक इंडियन सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
सबसे पहले टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। तो इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यू भी करेंगे एंड प्रिजर्व भी करेंगे जो हमारा रिच हेरिटेज है हमारी कंट्री का। क्या बोला है, कंपोजिट कल्चर, कि सब हमारे जो कल्चर है सब में यूनिटी रहे, इस चीज़ को बोलते हैं कंपोजिट कल्चर। तो इस चीज़ को हम प्रिजर्व करेंगे, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। हाँ बिल्कुल है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, कि पब्लिक इलेक्शन में वोट करना चाहिए, नहीं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। थर्ड क्या है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। इसमें क्या है कि हम मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उसको हम सेफ गार्ड करके रखेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे वायलेंस। ऑब्जर्व का मतलब होता है बिल्कुल त्याग देना, कि वायलेंस बिल्कुल ही नहीं करेंगे। फोर्थ में क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यही है कि जो हमारी इंडिया है उसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सॉवरेनिटी क्या होता है कि जो हमारी कंट्री है उसके जो डिसीजंस हैं हम खुद लेंगे, कोई बाहर की कंट्रीज हमारे डिसीजंस नहीं ले सकती। यूनिटी क्या है कि हम सब मिल के रहेंगे। इंटीग्रिटी क्या है कि हम सारे मतलब एक बांध के रखेंगे अपनी इंडिया को इंटीग्रिटी पावर में करके। सो गाइज आगे के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 31, DPSP in India has been taken from the constitution of which country। अभी ही हमने क्वेश्चन करा है कि हमने फंडामेंटल राइट्स कौन सी कंट्री से लिए, तो वो हमारा यूएसए था। तो जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो इसका आंसर है आयरलैंड। ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा 3-4 बार रिपीट हो रखा है CPO, MPS एंड GD में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32nd क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द लॉ declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसका ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट है जो भी वो लॉ पास करेगा, जो भी ऑर्डर पास करेगा, जितने भी कोर्ट है हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं वे सबको मानने पड़ेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 141। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इसमें क्या है, इन विच ईयर वर 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट। देखो अगर आपने मेरी ना एक पहले की वीडियो देखी हो तो आपको उससे पता भी चल जाएगा और इधर आपके लिए क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कौन से ईयर में 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये क्या होती है कि हमारी स्टेट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ना, उसके लिए उसको कुछ प्रिंसिपल्स बता देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करना, पर ये जस्टिएबल नहीं होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि हम इनको ये नहीं कर जाके कोर्ट में नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही। ठीक है, ये नॉन जस्टिएबल होते हैं कि मतलब दे रखी है, फॉलो करनी है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ऐसी कौन सी इसी में 4 नई प्रिंसिपल ऐड हुई, ओरिजिनल लिस्ट में कौन से साल में हुई। ठीक है, तो इसका आंसर है 1976। तो इससे क्वेश्चन है, आपको याद हो इसी ईयर में ना हमारी एक अमेंडमेंट हुई थी। वो कौन सी अमेंडमेंट थी आप बताइए सब कमेंट में। तो वो थी 42nd अमेंडमेंट, जिसके थ्रू हमारे प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। 3 वर्ड्स भी आए थे हमारे 1976 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। एंड इस टाइम की हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो इंदिरा गांधी थी। एंड हमारे 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ऐड हुए थे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ना उसकी लिस्ट में, ओरिजिनल लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 34, व्हाट इज द एम ऑफ आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके आर्टिकल 44 में क्या लिख रखा है। तो क्या लिख रखा है, टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ना टेरिटरी ऑफ इंडिया की
स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसके लिए है, ये सिटीजन्स को सिक्योर करता है, बताता है एंड उनको सेव करता है, सिक्योर करता है कि जो पूरी इंडिया है उसमें एक सिविल कोड चलेगा, जो मतलब हम रूल्स के उसमें बोले और सभी उसको फॉलो करेंगे। यही हमारा आर्टिकल 44 में है। क्वेश्चन 35 में क्या है, आर्टिकल 29, 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ये बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल 29 एंड 30 है इसमें क्या है, ये किस चीज़ से डील करता है, तो इसमें हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आते हैं कि जितने भी मिनोरिटीज़ होती हैं उनको भी सारे, चाहे कोई से भी कल्चर से हो, उसको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। क्वेश्चन 36, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आप ये बताओ कि जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है इसकी ड्यूटी क्या होती है, क्या ड्यूटी होती है इसकी, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। ये क्या करता है, जो हमारी गवर्नमेंट है ना उसको एडवाइस करता है जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। देन 37 क्वेश्चन में क्या है, हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट, देखो एक इलेक्शन कमीशन होता है जो सेंटर में होता है जो इलेक्शंस कराता है, ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है जो स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट कराता है, देखता है, सुपरवाइज करता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, अच्छे से हो। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको अपॉइंट ही कौन करता है, तो जो गवर्नर होता है ना स्टेट का वही उसको अपॉइंट करता है। Next question, on 15 August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian flag above dash of Red Fort in Delhi. देखो इससे हमारे कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो हमारी इंडिया है, इंडिपेंडेंट इंडिया, उसका पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। एंड 15 अगस्त 1947 को क्या था, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं इस दिन जो हमारा पहला प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, कौन था वो, जवाहरलाल नेहरू। उसने ना रेज किया इंडियन फ्लैग, मतलब इंडियन फ्लैग को फहराया उसने, कहाँ पे, रेड फोर्ट इन दिल्ली, तो उसका जो लाहौरी गेट है ना उस पे उसको फहराया। सो गाइज अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हु कंडक्ट इलेक्शन फॉर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। मैंने आपको अभी बताया था ये क्वेश्चन और यही क्वेश्चन आ गया। देखो कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज होते हैं, इतना तो आपको पता होगा, राज्यसभा है एंड लोकसभा, ठीक है। तो उसके दो हाउसेज होते हैं, तो उन दोनों के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, तो वो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 40, आर्टिकल 149 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 149 उसके अंदर क्या है, वो किससे डील करता है। तो देखो 149 इसको ना कैग से याद कर लीजिए, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल एंड ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस आर्टिकल में क्या है कि जो ड्यूटीज हैं एंड पावर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया, ये चीज़ें लिखी गई हैं कैग की ड्यूटीज एंड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, whose prior recommendation is required to introduce money bill in state legislature। आप एक है ना चीज़ समझ लो, जैसे मतलब पूरी सेंट्रल की बात करें तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का ज़्यादा वो रहता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का। ऐसे अगर हम स्टेट की बात कर लेना, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो गवर्नर के हाथ में ही रहती है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जैसे मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो सबसे पहले किसकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गवर्नमेंट असेंट्स टू बिल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो एसेंट है गवर्नमेंट की बिल्स पर, जैसे कोई भी बिल पास होगा तो गवर्नमेंट उस पर सिग्नेचर करता है ना, देखता है ना, तो उसी चीज़ को एसेंट बोलते हैं। तो ये हमारे 200 आर्टिकल में है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कोई भी आप बिल है, पहले वो बिल होता है फिर उसके बाद ही वो लॉ बनता है,
ठीक है। तो उसको हमें अगर लॉ बनाना है तो 200% है कि हमें मतलब जो गवर्नमेंट है ना उसके साइन चाहिए ही भाई, उनके साइन के बिना तो वो होगा ही नहीं। तो इसको अपना 200 आर्टिकल से कर लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इसमें क्या है, हु समन्स ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे ना सेंटर में हमारी लोकसभा एंड राज्यसभा होती है, ऐसे ही हमारी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट होती है। तो ये दोनों साथ में मिलती रहे टाइम टू टाइम, इसको कौन देखता है। समन का मतलब होता है दोनों को बुलाना, दोनों को कौन बुलाता है टाइम टू टाइम, तो वो हमारा गवर्नर ही होगा, जो मैंने आपको बताया। Then question 44, आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द आइडिया ऑफ। तो यही है कि जो आर्टिकल 39A है उसमें क्या है, तो इसमें ये चीज़ें मेंशन कर रखी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री एड, कि सबके साथ इक्वल जस्टिस हो एंड फ्री एड भी मिले हमारी कंट्री में। क्वेश्चन 45 में क्या है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखो क्वेश्चन समझो कि कौन से आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, देखो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इसमें ये होता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल में क्या है, ठीक है। तो यही है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, कि जब हम काम करते हैं, आप कोई भी काम जैसे लेबर वर्क है या कोई भी एम्प्लॉयज़ ऊपर वर्क भी है, तो सबको इक्वल ट्रीट करें, सबको जस्ट एक जैसी ह्यूमन की मतलब वो कंडीशन ऐसी हो कि ह्यूमन उसमें रह सके, ठीक है। ऐसी कंडीशंस होंगी सबकी और सबको ऐसी ही मिलेंगी, मतलब अच्छी कंडीशंस होनी चाहिए। एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये क्या होता है, जब मतलब जो मतलब मदर होती है तो उस टाइम पे उसको मतलब क्या होता है, छुट्टी मिल जाती है ना जॉब से, तो यही है। तो ये हमारे कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम छोटे छोटे थे ना 11th 12th में भी जब भी हमने ये क्वेश्चन बहुत पढ़ा है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हार्ट एंड सोल कौन से आर्टिकल को बोलते हैं, तो ये आर्टिकल 32 है, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि ये हमारी फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 47 में क्या है, विच आर्टिकल डील्स प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो यही है कि पूरे अगर इंडिया में हमें नेशनल इमरजेंसी कि वो तो प्राइम मिनिस्टर ही लगा सकता है ना, कि पूरी इंडिया में अगर नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, पूरी इंडिया में। स्टेट इमरजेंसी किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाना, उसमें फिर क्या है, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स है ना मतलब हमसे ले लिए जाते हैं, बस एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो वो कौन से आर्टिकल है ना, कौन से राइट है, वो आप कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। तो यही है कौन से आर्टिकल डील करता है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, तो ये हमारे आर्टिकल 352 में लिखा है। तो जो आर्टिकल्स है ना वो है 20 एंड 21 जो छीने नहीं जा सकते, ठीक है। 48 क्वेश्चन में क्या है, इन विच आर्टिकल पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट केम, कि जो प्रेसिडेंट है उसकी पार्डनिंग पावर्स मतलब क्षमा याचना, कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है, ठीक है, कौन, प्रेसिडेंट। तो ये कौन सी आर्टिकल में आती है, तो ये 72 आर्टिकल में आती है। Then question 49, in whose absence did governor take oath and make affirmation in case of absence of the chief justice of the high court। देखो बात गवर्नर की कर रहे हैं कि जब गवर्नर शपथ लेता है और कुछ कुछ एफर्मेशंस करता है कि मैं अपने स्टेट के लिए ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, ठीक है, तो वो किसकी प्रेजेंस में लेता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसकी प्रेजेंस में लेता है। पर अगर वो ना हो तो उसकी एब्सेंस में कौन लेगा, तो वो बता रखा है, तो वो होता है सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट अवेलेबल, कि उस टाइम पर हाई कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होगा ना, जो अवेलेबल है, सबसे सीनियर जज प्रेजेंट है वो, तो उसकी प्रेजेंस में गवर्नर अपनी ओथ एंड एफर्मेशन ले सकता है, ठीक है। देन अवर लास्ट क्वेश्चन 50, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई हैं, तो इसका आंसर है USA।
एंड इधर हमारे 50 के 50 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में ये बताना कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस एंड कैसे लगा मेरा पढ़ाना। ठीक है, एंड मैंने जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, आपको पता है ये स्माइली मैंने क्यों बनाई है इधर, ये स्माइली बनाई है आप सबके लिए, हाँ, ताकि आप ऐसे ही स्माइल करते रहो, हैप्पी रहो एंड जो भी आपका गोल है ना उसकी तरफ आप फोकस रहो एंड भगवान करे आपको वो चीज़ मिल जाए। ठीक है, रिलेटेड टू एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर हमारे पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो प्लीज़ ये ज़रूर बता के जाना कि आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है, थैंक यू।